नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं IG2 का सबसे लास्ट लेक्चर, लास्ट एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा वर्क प्लेस नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो और बिना इलेक्ट्रिसिटी के वहाँ काम होता हो। तो इलेक्ट्रिसिटी एक काफ़ी जो है इसमें पोटेंशियल होता है जिसको किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता है और बहुत सारे जाने जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण, चाहे वो 11,000 हो या 25 हो या फिर ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर डोमेस्टिक वायरिंग का यानी कि 240 वोल्टेज हो। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, इसके क्या प्रिंसिपल हैं और इसमें क्या हजार्ड है, इसके क्या रिस्क है और इसके क्या कंसिक्वेंस होंगे। और साथ में हम कंट्रोल मेजर के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। अर्थिंग के बारे में जानने वाले हैं और कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कहाँ पे यूज़ करना है, इस कौन से इन्वायरमेंट में यूज़ करना है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। और साथ में हम लोग डबल इंसुलेशन वाले भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में जानने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ जो हम इसमें जानने वाले हैं, साथ में ये भी जानने वाले हैं कि करंट जो है हमारे ऊपर कितना मिली एम्पियर हम सेंस करते हैं और इसके बाद जो है कितना मिली एम्पियर हमारे बॉडी से पास होगा तो हमें झटका लगता है या हमारी जान जा सकती है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि एक जनरल वर्क प्लेस पे रिक्वायरमेंट है। ये जनरल सर्टिफिकेट है, यानी कि ज़्यादा हम डिप में नहीं जाएंगे, हम ओवरऑल लेकिन पढ़ेंगे जितना हमारे साइटों पे ज़रूरत होती है, ठीक है। और ज़्यादा स्पेशलिस्ट आपको बनना है तो निवोस डिप्लोमा का इलेक्ट्रिसिटी का जो एलिमेंट है उसको आप पढ़ें तो और आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर इलेक्ट्रिकल का बुक पढ़िए। बट हम लोग यहाँ बेसिक सेफ्टी को कंसिडर करते हुए सारे चीज़ को पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी कोविड चल रहा है तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिए और वैक्सीनेशन ले लीजिए जिससे कि एंटीजन आपके बॉडी के अंदर तैयार हो जाए और आप सुरक्षित रहें। बहुत सारे जाने जा रही हैं, चाहे वो इंडिया हो या एब्रोड हो, तो बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। बहुत काफ़ी तकलीफ़ वाला समय है, सारे लोग परेशान हैं और इसमें काम भी करना है। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने साइटों पे काम करें जिससे कि हम आगे कंटिन्यू हो पाए। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है इसके क्या क्या हैं इस एलिमेंट के, आइए देख लेते हैं। तो डिस्क्राइब द हजार्ड एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्क प्लेस। कोई भी ऐसा वर्क प्लेस नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ हो रहा हो, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के क्या हजार्ड हो गए। और इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप में ही हजार्ड है और इसके रिस्क साथ में हम जानेंगे। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हजार्ड और रिस्क में क्या है ना। आप अगर कन्फ्यूजन है तो फिर से एक बार मेरा GC1 का जो एलिमेंट है उनको आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। कन्फ्यूजन में पढ़ाई करने से क्या होता है कि आपको कंसेप्ट नहीं बनता है और जब कंसेप्ट नहीं बनेगा तो आप लंबे समय तक उसको याद नहीं रखेंगे और जब याद नहीं रखेंगे तो फिर कोई पढ़ने का मतलब नहीं हुआ। तो हम लोग ये फर्स्ट इसके सब एलिमेंट में ये हम देखने वाले हैं और उसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्राइब द कंट्रोल मेजर दैट शुड बी टेकन व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम और यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन ऑल वर्क प्लेस कंडीशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये देख लिया, अब इसके बाद कंट्रोल मेजर ही तो देखने हैं जितने भी कंट्रोल मेजर होंगे। तो ये हमारा टोटल ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एलिमेंट को, और मैंने जो इसके पहले बताए थे वो सारे पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब एलिमेंट, यानी कि जिसमें हम लोग हजार्ड और रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले उसके क्या टर्म हैं, उसको कैसे मेजर करते हैं, ये सारे पॉइंट कुछ आपको क्लियर हो जाने चाहिए। और जो जो चीज़ हम उसमें यूज़ करेंगे वर्ड, वो वर्ड का डिफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन हो जाना चाहिए ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी में एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़ 3 पैरामीटर। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 पैरामीटर होते हैं और ये 3 पैरामीटर्स कौन कौन होते हैं। पहला वोल्टेज, आप देखेंगे कितना वोल्टेज है इसमें, कोई पूछता है। कितना करंट फ्लो होगा इसमें, ये पूछता है कोई। और इसमें रेसिस्टेंस जो है किसी भी केबल वगैरह वायर वगैरह का पूछा जाता है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो
आप जैसे कि ये सर्किट देख रहे हैं, सर्किट किसको बोलते हैं, ये जैसे जिसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन की तरफ से फ्लो होता है करंट, और फ्लो होते होते ये बल्ब की तरफ जा रहा है और फिर उस सेल के निगेटिव पॉइंट की तरफ आता है, ठीक है ना। और इस बीच में ये बल्ब है, यहाँ चूँकि फिलामेंट लगे रहते हैं, इसका रेसिस्टेंस होता है, तो इसके कारण ये जलता है, ठीक है। तो इसमें करंट हो गया और इस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, मतलब कितना डिफरेंस है तभी तो फ्लो होता है। और इस वायर में कुछ इस करंट को रोकेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, है ना। जो करंट के फ्लो को रोकता है उसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। और आप लोगों ने बेसिक चीज़ें आप मैट्रिक वगैरह किए होंगे तो उसमें पढ़ लिए होंगे, यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर भी आपको एक कंसेप्ट मिल जाएगा कि वोल्टेज मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कितना डिफरेंस है निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, है ना। और ये मेजर किया जाता है वोल्ट में, ठीक है ना, वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं। कोई पूछेगा कितना वोल्ट इसमें है, तो 25,000 वोल्ट है या 11,000 वोल्ट है, ठीक है ना। तो करंट को किस में मेजर करते हैं, रेट ऑफ फ्लो, यानी कि रेट ऑफ फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है ना, वो किस रेट का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग करंट बोलते हैं। और इसको एम्प्स में बोलते हैं, एम्पियर ही बोल सकते हैं या एम्प्स बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। और रेसिस्टेंस में को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, मेजर्ड इन ओम। वो रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। और जैसे इसमें कितना रेसिस्टेंस है, तो कोई बोलेगा 5 ओम, 10 ओम, 1 किलो ओम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जब भी रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो वहाँ ओम की बात करेंगे। अब इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप रिलेशन देख रहे हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये एक यहाँ पे रिलेशन बन जा रहा है। यानी कोई भी एक दो मालूम हो, इसमें से कोई अगर दो मालूम हो तो आप तीसरे को निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स ने लॉ दिया था कि वोल्टेज जो प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, बल्कि उसमें रेसिस्टेंस एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना। V इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इंटू आर। तो इसी इक्वेशन से हम लोग बना सकते हैं I इज इक्वल टू V, और ये R इधर आ जाएगा, यानी कि V डिवाइडेड बाई R, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर R को यहाँ पे छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, यानी कि R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है आप ये बन जा रहा है इससे। तो करंट को हम लोग जो सिंबल है वो I, एम्पियर को हम लोग मतलब करंट को I से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, I मतलब एम्पियर, ठीक है ना, यानी करंट फ्लो कितना हो रहा है। तो ये जो है, इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ 2 ऑफ द एलिमेंट यू कैन कैलकुलेट द थर्ड, वेरी इजी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं कि करंट अब होते कितने तरह के हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह के होते हैं। तो एक अल्टरनेटिव करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है ना। करंट जो है वो दो तरह के हो गए, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेन सप्लाई इज एसी, मेन सप्लाई इज एसी, एसी मतलब अल्टरनेट करंट, इसका सप्लाई जो मेन से आता है वो एसी होता है। और वोल्टेज अल्टरनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड बैक अगेन, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या होता है ना कि इसका जैसे कि आप देखे होंगे दो पोल होता है, ठीक है ना, प्लस और माइनस होता है किसी भी दो जब तार आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, कभी ये प्लस होता है, कभी ये माइनस होता है, कभी ये माइनस होता है, कभी ये प्लस होता है, यानी कि अल्टरनेट होते रहता है, इसका वेव ऐसे चलते रहता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए ये चेंज होते रहता है इसका पोलरिटी ना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। और ये 1 सेकेंड में जितना बार चेंज होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया में। और यूके वगैरह में 50 हर्ट्ज चलता है और यूएसए में ये 60 हर्ट्ज चलता है। मैं इंडिया में रहता हूँ तो ये इंडिया में 50 हर्ट्ज चलता है, ठीक है ना। देयरफॉर करंट फ्लो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इस तरह से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जैसे बताया ना, इससे फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चेंज नहीं होता है, जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। और ये बैटरी सप्लाई होता है जनरली, जो कि डीसी होता है, यानी कि इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। ये करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली,
ये इसका डायरेक्शन एक ही होता है हमेशा, और ये चेंज नहीं होता है और कंटिन्यू फ्लो होते रहता है। तो आइए जानते हैं कि क्या रिस्क और हजार्ड हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो जहाँ हजार्ड है मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ क्या हो सकता है, हमें रिस्क है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, बिजली का झटका लग जाए, है ना। और जहाँ टच होगा वहाँ बर्न हो सकता है। शॉर्ट सर्किट से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वहाँ फायर भी हो सकता है, अगर कोई जलने वाला चीज़ है तो एक्सप्लोजन हो सकता है, यानी कोई अगर एलपीजी वगैरह सिलेंडर ऐसा कुछ एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। आर्किंग भी हो सकता है। आर्किंग क्या होता है, जैसे कि प्लस माइनस दोनों अलग अलग हो ना, तो जंप करता है करंट, इसको बोलते हैं हम लोग आर्किंग, ठीक है ना। आर्किंग हो गया। और इसका सेकेंडरी इफेक्ट भी हो सकता है, ये भी खतरा है। सेकेंडरी इफेक्ट मतलब क्या, जैसे आपने सीढ़ी पे चढ़ा और सीढ़ी पे चढ़ के आपने लेडर पे चढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी वाले लाइन पे काम कर रहे हैं, आपको शॉक लगा, तो क्या होगा, आपको झटका दे रहा है, तो आप क्या हो गए, गिर गए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से आपको चोट नहीं लगा, लेकिन गिरने से आपके सिर में चोट आया, हाथ में चोट आया, सिर फट गया, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं है, बट ये उसका सेकेंडरी इफेक्ट है, ठीक है ना। प्राइमरी इफेक्ट तो ये लगेगा बिजली से, लेकिन सेकेंडरी इफेक्ट ये होता है कि आदमी गिर जाता है और उसके चलते परेशानी हो जाती है। तो अब बात आ गई कि इलेक्ट्रिक शॉक जो हमें लगता है, तो कितना करंट हमारे कितना करंट हमारे बॉडी से फ्लो होता है। तो हम जानते हैं हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हम कोई साउंड सुनते हैं तो एक कितना छोटा साउंड हम सुन सकते हैं, जैसे कोई धीरे से बोले तो कितना धीरे बोले तो हमें सुन सकते हैं, है ना। उसी प्रकार कितना करंट फ्लो हमारे बॉडी से होगा जिसको हमारा बॉडी महसूस करेगा, फील करेगा, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड ऑफ सेंसेशन, ठीक है ना। यानी कि वहाँ से स्टार्ट होता है। तो जनरली 0.5 टू 2 मिली एम्पियर का जो करंट है ना, इतना हमारा बॉडी सेंस करता है, माने हाँ हमें थोड़ा सा पता चल रहा है ना। कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट ये क्या है, हमारा थ्रेशहोल्ड ऑफ सेंसेशन है। और उसके बाद जो है 2 to 10 मिली एम्पियर, देखिए यहाँ बात हो रही है एम्पियर की नहीं, मिली एम्पियर। एम्पियर अलग है, मिली एम्पियर इसको 1000 भाग में अगर डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाता है मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो 1 एम्पियर के 1000 पार्ट को हम लोग 1 मिली एम्पियर बोलते हैं। आप कंफ्यूजन नहीं होना है यहाँ पे, यानी कि ये करंट बहुत छोटा है, ठीक है ना। हमारे जो घरों में 5 मिली एम्पियर का बल्ब लगे रहते हैं, 5 मिली एम्पियर का हमारे यहाँ सर्किट है, तो 5 मिली एम्पियर और मिली एम्पियर नहीं, 5 एम्पियर का सर्किट है हमारे घर में, ठीक है ना। तो यहाँ 1 मिली एम्पियर की बात हो रही है, तो 2 to 10 मिली एम्पियर की बात हो रही है यहाँ पे। इतना जब होता है तो हमें टिंगलिंग सेंसेशन होता है, माने झुनझुनी होती है हाथ में, मसल ट्रिमर और पेनफुल सेंसेशन होता है, मतलब हमें महसूस होता है कि झटका लगा है और थोड़ा सा दर्द होता है। बट 10 to 60 मिली एम्पियर में क्या होता है, 10 to 60 मिली एम्पियर में मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल सिकुड़ता है, इनएबिलिटी टू लेट गो, और आपको पकड़ लेता है, वो जाने नहीं देता है, झटका नहीं देता है आपको, वो पकड़ लेता है, ठीक है। पकड़ लेना मतलब क्या होता है, जब बिजली हमारे बॉडी से पास होता है ना, तो हमारा मसल सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने से क्या होता है कि हम उस तार को पकड़ के ही रखते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बिजली जो है मसल को सिकुड़ देता है। और इनएबिलिटी टू ब्रीथ, हम जानते हैं कि हमारा जो चेस्ट भी हो पूरा किससे बना हुआ है, मसल से बना हुआ है, तो ये मसल सिकुड़ता है तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, फूलता ही नहीं है, फिर ये प्रॉब्लम होता है। और 60 से एबव मिली एम्पियर जब करंट हमारे बॉडी से फ्लो होता है तो इसमें वर्टिकुलर फाइब्रिलेशन होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हमारा हार्ट काम करना बंद हो जाता है, और एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बर्न हो जाता है, जहाँ पे बिजली का तार यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वायर टच होता है हमारे बॉडी से, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट पे बर्न हो जाता है, और डीप टिश्यू बर्न होता है वहाँ पे, समझ रहे हैं ना। तो आपने अगर देखा होगा कि जहाँ भी किसी को बिजली का झटका या बिजली का तार उसको जहाँ टच होता है ना, आप देखना वहाँ पे जल जाता है, बॉडी का पार्ट वो जल जाता है। और जो है
इस तरह का जो है आपने अगर महसूस किया होगा तो अपने घरों में कभी अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को टच किया होगा तो क्या होता है वहाँ पे जैसे ही टच करते हैं आपको झटका देता है। तो वहाँ क्या है ना, करंट कम है। लेकिन अगर आप कहीं वहीं पे पानी हो और पूरा तार उसमें पूरे में पानी हो तो आप जब उसको टच करेंगे ना तो आपको वो छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ लेगा। तो दो केस होता है, एक तो झटका देता है, जब कम करंट रहता है ना तो झटका देता है, और जब ज़्यादा करंट हो तो पकड़ लेता है। पकड़ लेने का मतलब हमारा मसल सिकुड़ता है और हम उसको ही पकड़ लेते हैं और हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है हमारे मसल के ऊपर से। तो ये चीज़ है। तो आइए जानते हैं उसके बाद जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इसका सिवियरिटी, मतलब कि कितना हमारे लिए ख़तरनाक है। इसका सिवियरिटी ऑफ शॉक इन्फ्लुएंस्ड बाई, इन सब पॉइंटों से इन्फ्लुएंस होता है। मतलब कि किसी को कितना इलेक्ट्रिसिटी से कितना प्रभाव पड़ेगा उसके बॉडी पे, कितना इफेक्ट आएगा उसके बॉडी पे, ये सारे पॉइंटों पे डिपेंड करता है, केवल एक चीज़ पे नहीं। तो सबसे पहले जो है वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप जानते होंगे कि अगर कोई मैं रेलवे में काम करता हूँ तो 25 किलो वोल्ट जैसे ही कोई टच करता है ना तुरंत उसके पूरे बॉडी में आग लग जाता है, ठीक है ना। तो हायर द वोल्टेज ग्रेटर द करेंट, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा करंट होगा, और उतना ही ज़्यादा जब करंट होगा तो उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप घर में जब काम करते होंगे जब 440 वोल्टेज है तो वहाँ उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई आपके जो ट्रांसफार्मर में गांव में सप्लाई आता है 11 किलो वोल्ट में, उसको अगर कोई टच कर देता है ना तो तुरंत बर्न हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ज़्यादा खतरा है। वोल्टेज बढ़ने का मतलब कि उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा, है ना। ड्यूरेशन, आप इलेक्ट्रिक वायर को जितना समय ज़्यादा तक टच में रहेंगे ना उतना ज़्यादा आपका बॉडी का प्रॉब्लम होगा। तुरंत छुए और तुरंत हट गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब लंबे समय तक करंट फ्लो होगा आपके बॉडी से तो इससे प्रॉब्लम होगा। साथ में करंट पाथ, यानी कि हम जब छूते हैं किसी करंट तो एक पाथ बनना चाहिए। यानी कि आप देखे होंगे अगर आप सूखी लकड़ी पर खड़े होकर अगर आप लाइव वायर को टच करेंगे, केवल एक वायर को बोल रहा हूँ, तो आपको करंट नहीं लगेगा क्योंकि आपके पाथ नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही आप कोई दूसरे आदमी को या अर्थिंग को टच करते हैं या ऐसे चीज़ को टच करते हैं जो ग्राउंड है तो तुरंत आपको झटका लगता है, ऐसे बीच में नहीं लगता है, समझ रहे हैं ना। तो आपको पाथ बनना पड़ेगा, तो रूट थ्रू द बॉडी। और जब आप ये जो बिजली जो पास हो रही है, जैसे कि हमने एक हैंड में लाइव वायर को पकड़ा है, एक को अर्थिंग पकड़ा है, तो ये हमारा हैंड के थ्रू हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जो हार्ट है इसके थ्रू इधर से पास होगा। तो जब आप देख रहे हैं हार्ट के थ्रू पास होगा तो हार्ट इसमें इफेक्ट होगा, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मान लेते हैं हम कोई ऐसे टच करते हैं और मान लेते हैं कि हम लकड़ी पे खड़े हैं और इस तरह का है और एक वायर यहाँ टच हुआ और एक ये अर्थिंग में ये टच हुआ, तो करंट का फ्लो कैसे हुआ, ये इस तरह का फ्लो हुआ। तो हमारे इस बॉडी में नहीं गया तो इसमें हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ रहे बात को ना। तो डिपेंड करता है कि पाथ कौन सा है, पाथ के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस, स्किन का कंडीशन कैसा है, क्लॉथिंग कैसा है, यानी कि मान लेते हैं हमें पसीना आया हुआ है तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, ड्राई स्किन रहेगा तो ज़्यादा रेसिस्टेंस रहेगा। तो रेसिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस है मतलब हमें कम करंट फ्लो होगा, और अगर ज़्यादा कम रेसिस्टेंस है तो ज़्यादा फ्लो होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, तो वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। क्लॉथिंग वगैरह का भी है वैसे ही। कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, अगर ज़्यादा स्किन पे कांटेक्ट होगा, स्किन पे ज़्यादा अगर फैला रहेगा तो उसमें ज़्यादा बर्न होगा। आप जानते हैं, मैं बताया आपको कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ कांटेक्ट पॉइंट होता है ना वहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ पे हीट जनरेट होता है। तो जहाँ पे वायर टच होता है ना बॉडी से वहाँ पे जल जाता है इसके कारण, और वहाँ पे मोर सीवियर इंजरी होती है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि मेटल सरफेस, ह्यूमिडिटी, अगर ये सब ज़्यादा हो ना तो फिर शॉक ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर की इफेक्ट रेसिस्टेंस एंड ब्लॉक रिड्यूस करंट फ्लो। अगर ये फुटवेयर अच्छा पहना हो जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हो ना तब भी हमारे बॉडी पे कम इफेक्ट आता है, क्योंकि नीचे में इंसुलेशन लगा हुआ है। तो अब क्या टच भी करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, फ्लो जब ज़्यादा नहीं होगा तो हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सब क्लॉथिंग और फुटवेयर पे भी डिपेंड करता है। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, यानी कि एसी जो करंट है, एसी मोर हार्मफुल देन डीसी एट द सेम शॉक करंट, ठीक है ना। अगर सेम करंट पे एसी ज़्यादा हार्मफुल है और डीसी कम हार्मफुल है तो आप समझ गए एसी हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है और डीसी कम खतरनाक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बर्न होते हैं,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल बर्न जो है करंट फ्लो थ्रू द बॉडी, जब बॉडी के थ्रू फ्लो होता है ना तो इसमें इलेक्ट्रिक बर्न होता है, जलता है। और ये कहाँ कहाँ जलता है, तो जहाँ जैसे कि ये आदमी है और इसने वायर को टच किया, यहाँ एक वायर जा रहा था, इसको टच किया, तो जहाँ पे ये टच करेगा वहाँ बर्न होगा। और मान लेते हैं कि अब ये तो आदमी कहीं खड़ा होगा ज़मीन के ऊपर, तो ये या इस पॉइंट पे दोनों, यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ना बर्न ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे जलेगा और बीच में नहीं। ये भी मैंने बता दिया कि क्यों वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जहाँ पे हम टच करते हैं ना वहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा होता है ना तो उस रेसिस्टेंस के चलते वहाँ पे हीट जनरेट होता है, जिसके चलते बर्न हो जाता है। इंटरनल टिश्यू बर्न, अंदर भी फ्लो होता है ना तो अंदर भी टिश्यू को डैमेज करता है, बर्न करता है, तो दोनों भी होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे भी। और आपको इंटरनल टिश्यू बर्न होता है हमारे बॉडी के अंदर भी। तो इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल बर्न जो है, एन इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कॉजिंग समथिंग टू ओवरहीट और एक्सप्लोड आर्क फ्लैश, ठीक है ना। तो ये है आर्क फ्लैश जब होता है ना उसके चलते भी लोग बर्न होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक आदमी पैनल के अंदर में काम कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ना इसमें से मेटल स्प्लैश होगा, इसमें से हीट जनरेट होगा, और जो भी आदमी यहाँ पे खड़ा रहेगा उसे प्रॉब्लम होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड एक्सप्लोजन, है ना। इलेक्ट्रिक फायर क्यों होता है और एक्सप्लोजन क्यों होता है, तो इलेक्ट्रिक फायर हम लोग जो पहले सारे हजार्ड पढ़े थे ना उसी के बारे में एक करके डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो होता है क्योंकि फल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, ओवर हीटिंग हो रहा हो, अच्छे से स्टैंडर्ड नहीं हो, है ना, शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, ओवरलोड सिस्टम हो, यानी कि मान लेते हैं कि उस पर 5 एम्पियर की कैपेसिटी है, उसके ऊपर 15 एम्पियर लोड दिए हुए हैं, तो क्या होगा, ओवरहीट हो जाएगा, और ओवरहीट होकर बर्न होगा तो वहाँ पे आसपास में फायर होगा या एक्सप्लोजन होगा। और ओवर हीटिंग ड्यूरिंग चार्जिंग, जब चार्जिंग करते हैं तो ओवर हीटिंग के कारण भी आग लगने की संभावना है। और इक्विपमेंट में भी मिसयूज्ड, जब मिसयूज़ करते हैं इक्विपमेंट का, जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए नहीं यूज़ करते हैं, तब भी फायर और एक्सप्लोजन होने का चांस होता है। फ्लैमेबल एटमॉस्फेयर, ऐसे कई एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बहुत सारे गैसेज हैं, तो ऐसी जगहों पे भी जो है विथ रॉन्ग टाइप ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जोन 0, जोन 1, जोन 2 के लिए अलग अलग कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के इक्विपमेंट होते हैं। तो सही कैटेगरी के लिए सही इक्विपमेंट नहीं है, तब भी वहाँ पे आग लगने की संभावना है। और एक्सीडेंटली क्रिएटेड, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट और स्पार्क इन नॉर्मल यूज़, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है नॉर्मल यूज़ में भी हीट और स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण भी आग लगने की संभावना रहती है। और पुअर इंटरनल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, अंदर में अगर पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, स्पार्क होगा, यानी कि लूज कनेक्शन कर देंगे तो वहाँ पे स्पार्क होगा, और उसके चलते भी आग यानी कि फायर और एक्सप्लोजन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये है कॉज। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या डिफरेंस है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे नॉर्मल में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जानते होंगे कि जैसे हम कंघी करते हैं बालों में, तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक निगेटिव चार्ज हो जाता है, हमारे क्या है फ्रिक्शन के चलते। तो फ्रिक्शन के चलते जब हो जाता है तो जब आप कंघी ले जाएंगे ना तो वहाँ पे चरचर की आवाज़ आएगी, है ना। जैसे आप कंबल वगैरह होता है तो आप जैसे कंबल वगैरह अगर ठंडे के दिनों आप किए होंगे, देखना उसमें चिंगारी निकल जाती है कंबल के अंदर में, है ना। तो ये सब क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। दो अलग अलग नेचर के जो मटेरियल हैं उनको फ्रिक्शन के चलते वहाँ अलग अलग, एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव आ जाता है। जब इसको पास में ले जाते हैं ना तो इलेक्ट्रिक जंप करता है, यानी कि आर्किंग होता है, और आर्किंग होने से वहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा और उसके चलते भी कई जगह पे आग लग जाता है। पेट्रोलियम में तो उसके चलते एक्सप्लोजन हो जाता है, पूरा का पूरा कंपनी जो है जल जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना भी कि बिल्डअप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस, ये दो सरफेस के बीच में ना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। जब इसको पास में आने से ना ऐसे जंप करता है इलेक्ट्रिसिटी और स्पार्क आता है। कॉज्ड बाय फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन के चलते ही होता है। जैसे मैंने बताया ना, एक कंघी को आप बाल में रगड़िए और या एक कलम ले लीजिए, इसको बाल में रगड़िए और एक आप कागज़ के ऊपर ले जाएंगे तो कागज़ इसमें चिपक जाएगा, है ना। तो ये भी होता है किसके चलते, जो है ना आपको फ्रिक्शन के चलते दो अलग अलग जो है
पोटेंशियल डिफरेंस आ जाते हैं, और सरफेस बिकॉम चार्ज, इसमें सरफेस क्या है, चार्ज हो जाता है, और इसमें भी स्टैटिक शॉक लगने का चांस रहता है। जब फ्रिक्शन के चलते दोनों पे आप अलग अलग पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, और उसमें जो है अगर आप हाथ रखते हैं दोनों के ऊपर तो आपको शॉक लग जाता है। और ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, इसमें वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन स्टैटिक स्पार्क होता है। खासकर हम लोग मोटर वगैरह जो है हम लोग ओपन करते हैं, तो मोटर वगैरह में क्या है, या पंप वगैरह, उसमें अलग अलग हो जाएगा, तो उसको पहले हम लोग शॉर्ट सर्किट करके और उसको क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, तब काम करते हैं ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और स्पार्क कॉज्ड ऑन कंटेक्ट विथ अर्थ, ठीक है, और स्पार्क जो है अगर अर्थ से भी कंटेक्ट आए तब भी स्पार्क आता है इसमें। और रिस्क ऑफ लाइटिंग फ्लेमेबल लिक्विड, ज़्यादातर रिस्क यही होता है कि जो वहाँ पे इग्निशन फ्लेमेबल लिक्विड है ना, उसमें इसके चलते एक इग्निशन सोर्स मिल जाता है और तुरंत आग लग जाता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा कंसीडर करना पड़ता है, खासकर जहाँ पे फ्लेमेबल लिक्विड वगैरह रखा गया हो। तो अब बात आ गई कि आर्किंग किसको बोलते हैं, ठीक है ना। आर्किंग बताया ना मैं, ये जंप करता है, अगर 2 ± 2 दूरी पर रखा जाए ना तो ये जंप करता है एक दूसरे पे। और एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू जंप अक्रॉस एन एयर गैप, आपने आर्क वेल्डिंग का नाम सुना होगा। आर्क वेल्डिंग में कैसे करते हैं, ये मेटल है, ठीक है, ये ऐसा मेटल रहता है, और इसमें हम जब इलेक्ट्रोड लेके आते हैं तो जब सटाते नहीं है, इसमें दूर ही रखते हैं, और दूर ही रखने से इसमें आर्क जनरेट होता है, और ये भी गर्म हो जाता है, और ये भी गर्म हो जाता है, जिससे कि वेल्डिंग हो जाती है। तो इसमें गैप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये क्या होता है, ऐसे ही जंप अक्रॉस द एयर गैप यूजुअली इन्वॉल्व हाई वोल्टेज ओवरहेड पावर लाइन, ठीक है ना, जहाँ हाई वोल्टेज होता है ओवरहेड पावर लाइनों में आर्किंग होता है, ठीक है। इसके मेन हजार्ड क्या है, मेन हजार्ड है कि आर्किंग से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, डायरेक्ट बर्न फ्रॉम द आर्क हो सकता है, डायरेक्ट उसमें बर्न हो सकता है, और इनडायरेक्ट बर्न फ्रॉम रेडिएटेड हीट, जब आर्किंग होता है ना तो उसमें हीट निकलता है, और उस हीट से जो है लोग बर्न हो सकते हैं। और जब आर्किंग होता है ना तो इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलता है। आप देखना जब वेल्डिंग होता है ना तो काला चश्मा लगाते हैं सभी, है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट देख लोगे ना वेल्डिंग को तो क्या होगा, आपका आँख जो है अगले दिन लाल हो जाएगा, और ये जो है आई को डैमेज करता है। सेकेंडरी इफेक्ट मैंने बताया था कि हमें जैसे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से शॉक लग रहा है, ये तो प्राइमरी इफेक्ट हो गया, बट हम इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हम लोग गिर जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, कट हो जाता है, ये सब क्या है, सेकेंडरी इफेक्ट है। यानी कि फिजिकल इंजरी कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट, फॉलिंग ऑफ लेडर कॉजिंग, जैसे लेडर से गिर गए मेंटेनेंस करने के टाइम में तो हमें क्या हो जाएगा, कट हो जाता है, ब्रूसेज हो जाता है, ब्रोकन बोन हो जाता है, ठीक है ना। और ये सब क्या है, इसके सेकेंडरी इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे जब हम काम करते हैं तो डेंजरस एक्टिविटी क्या है, कौन कौन सा डेंजरस एक्टिविटी में आता है, किसको हम मानेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस है। तो डेंजरस एक्टिविटी ये है कि यूज़ ऑफ पुअरली मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आप अच्छा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसका कोड टूटा हुआ है, उसके वायर डैमेज है, इक्विपमेंट का बॉडी डैमेज है ना। तो ये सब क्या है, डेंजरस एक्टिविटी है। पहला डेंजरस एक्टिविटी ये हो गया। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन वेट इन्वायरमेंट, आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जहाँ पानी रखा है उसमें यूज़ कर रहे हैं तो शॉक लगने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या है, डेंजरस है, मतलब इसमें कभी भी रिस्क हो सकता है इलेक्ट्रिक्यूशन का, ठीक है ना, ज़्यादातर चांस है इसमें। थर्ड है वर्क नियर ओवर हेड पावर लाइन, आप जानते हैं जितना ज़्यादा वोल्टेज हो उतना ज़्यादा क्लियरेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, उतना दूरी मेंटेन करना। जैसे हम लोग 25,000 वोल्टेज पे काम करते हैं तो मिनिमम सेफ डिस्टेंस है 2 मीटर, हम लोग 2 मीटर दूरी पे ही काम करेंगे। अगर 2 मीटर से अंदर काम करना है तो हमें पावर को, सप्लाई को बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम जब ऐसे जगहों पे ओवरहेड पावर लाइन की जगह पे काम करते हैं ना तो ये क्या है, एक डेंजरस एक्टिविटी है, और उसका परमिट या जो भी उसका सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है फॉलो करना चाहिए। और ये फोर्थ जो है कंटेक्ट विथ अंडरग्राउंड पावर केबल, ठीक है। तो हम नीचे पावर केबल हो और मैनुअल डिगिंग ना करके हम कर रहे हों, मैकेनिकल डिगिंग कर रहे हों एक्सकेवेटर से, तो उसमें क्या है, ये हमारा डेंजरस एक्टिविटी है, इसमें कभी भी किसी की जान जा सकती है, थोड़ा सा भी मिस हुआ तो। और सबसे लास्ट जो है वो है वर्क ऑन मेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जब हम काम करते हैं मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई पे अगर हमने परमिट वगैरह नहीं लिया है तो ये सब क्या है, डेंजरस एक्टिविटी ही है, ठीक है ना।
तो डेंजरस एक्टिविटी में हमें थोड़ा सा परमिट से कंट्रोल करना चाहिए और इसमें कॉम्पिटेंट आदमी को लगाना चाहिए जिससे कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो। फिक्स्ड एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आप जानते हैं दो तरह के इक्विपमेंट होते हैं, एक फिक्स्ड और एक पोर्टेबल। फिक्स और पोर्टेबल में क्या डिफरेंस है? फिक्स का मतलब होता है कि जिसके जो पावर केबल है ना वो जाके पैनल में फिक्स हो गए हो, मतलब कि अब उसको आप बार बार नहीं निकाल सकते। और पोर्टेबल उसमें बोलते हैं जिसमें प्लग लगा हो, प्लग टॉप हो, जिसमें कहीं हम सॉकेट में लगा के काम करेंगे फिर उसको निकाल के दूसरी जगह लेके जाएंगे। तो ये डिफरेंस होता है फिक्स एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। तो इसके कंडीशन एंड प्रैक्टिसेस लाइकली टू लीड टू एक्सीडेंट, ये कंडीशन अगर अच्छा ना हो तो हमले एक्सीडेंट होता है। और ये इक्विपमेंट अगर अनसुटेबल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, हमारे जिस काम के लिए जो इक्विपमेंट बना है उस काम के लिए उसको नहीं यूज़ करके दूसरे कामों में यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा रहता है। यूजिंग इक्विपमेंट इन डैम्प कंडीशन, डैम्प कंडीशन मतलब कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे वेट कंडीशन हो, ऐसे कंडीशन में अगर कोई इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं यानी कि एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है। मिसयूज़ कर रहे हैं, जिस काम के लिए बना है उस काम के लिए ना यूज़ करके। फिजिकल एब्यूज़ यानी कि उसके बॉडी पार्ट्स टूटे हुए हों, वायर कटे हुए हों, ऐसे फिजिकली एब्यूज़ हो, ऐसे कंडीशन में भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है एक्सीडेंट का कारण बनता है। और इम्प्रॉपर रिपेयर, सही से सही समय पर सही उसका रिपेयर नहीं किया हो, यानी कि उसका जॉइंट टैप ऑफ जॉइंट हो, बहुत सारे जॉइंट उसके टैपिंग किया गया हो यानी कि टेप लगाया गया हो, तो एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है वहाँ पे। यूज़ ऑफ फल्टी एंड डिफेक्टिव इक्विपमेंट, फल्टी इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं यानी कि उस इक्विपमेंट में सही से कनेक्शन नहीं है, पुअरली कनेक्टेड है। और डिफेक्टिव इक्विपमेंट है यानी कि मतलब कि हमें माल फंक्शन करता है ऐसे इक्विपमेंट को। साथ में केमिकल एब्रेजन डैमेज टू फ्लैक्स, जो उसके फ्लैक्स होते हैं, जो कोड वगैरह होते हैं ना, उसको केमिकली डैमेज हो, यानी कि ये वायर और बीच में वायर जाता है तो ये इसके इंसुलेशन डैमेज हो, यानी कि जो उसका वायर है वो इंसुलेशन डैमेज हो, ऐसे केमिकली डैमेज हो, एब्रेजन हो, छिल गया हो तो भी प्रॉब्लम होता है। और लैक ऑफ इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, सही समय पे इंस्पेक्शन नहीं करेंगे इक्विपमेंट का तो हमें पता नहीं चलेगा। पैड टेस्टिंग भी करते हैं, पोर्टेबल अप्लायंस टेस्ट, वो नहीं हो रहा है, टेस्टिंग उसकी नहीं हो रही है, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो एक्सीडेंट का चांस ज़्यादा रहता है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पहला सब एलिमेंट, और आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये हजार्ड और रिस्क रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी।